बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी और अहम पेशरफ्त, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सरबराही में आज GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स का अहम इजलास हुआ, जिसमें पाक फौज की आला तरीन क़यादत शरीक हुई। कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और फॉर्मेशन कमांडर्स इसमें शामिल थे। फोरम ने 9 मई के वाक़यात की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हुए इस अज़म का अयादा किया कि जिन लोगों ने, जिन अनासिर ने शोहदा की यादगारों को, फौजी तनसीबात और जिना हाउस पर हमले किए, इन्हें आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने वाजे किया कि इस हवाले से जो नाकाबिल तरदीद शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं, उनको ना तो बिगाड़ा जा सकता है, ना ही उनको गुमराह किया जा सकता है। आर्मी चीफ ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि जो नाकाबिल तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया जा सकता है और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। बिगाड़ पैदा करने की तमाम तर कोशिशें और फर्जी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। साथ में यह भी कहा गया शुरका में जो मौजूद थे शुरका कॉन्फ्रेंस ने कि 9 मई के वाकयात की जो मास्टरमाइंड हैं, जो एबेटर्स हैं, यानी सहूलतकार हैं, वक्त आ गया है कि इनके खिलाफ कानून की गिरफ्त को मजबूत किया जाए। बड़ा दो टोक और वाज़ेह पैगाम आया है मिलिट्री लीडरशिप की जानिब से। एक तो आज की नशिस्त में इस आम जो कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसका एलामिया आया है ISPR की जानिब से, इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर अगर मुल्की सियासत की बात करें तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने आज लाहौर में FPCCI की तकरीब से खिताब किया और मुल्की मईशत के हवाले से अपना विजन भी शेयर किया। उन्होंने कहा कि मुल्की मईशत 5 या 10 सालों के लिए नहीं इसके खतूत तरतीब दिए जाते, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए बनाई जाती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अगर मुआशी इस मुश्किल सूरत से बाहर निकालना है तो अपनी बरामदात को बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि पहले लोगों को अमीर करें, उसके बाद उन पर टैक्स आयद करें। उन्होंने कहा कि इस वक्त मिसाकी मईशत वक्त की ज़रूरत है। आपके इल्म है कि आसिफ जरदारी साहब मौजूद हैं लाहौर में। इस सिलसिले में ये उनके आज की गुफ्तगू थी। फिर इस्लामाबाद का रुख करें। वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि सियासी इस्तेकाम बराह रास्त जुड़ा हुआ है मुआशी इस्तेकाम से। हुकूमत की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की कोशिश है कि आने वाले बजट में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि पहले अमरीका पर साजिश का इल्ज़ाम आयद किया और अपने दुखड़े अब अमरीका के सामने रखे जा रहे हैं। इन तमाम नुकात पर गुफ्तगू करेंगे। जहांगीर तरीन साहब भी सरगर्मी अमल है। उम्मीद है, मीडिया इतलात हैं कि वो कल अपनी नई जमात, जिसका नाम भी मीडिया इतलात के मुताबिक इस्तेकाम पाकिस्तान बताया जा रहा है, वो लॉन्च करने जा रहे हैं। इन नुकात का अहाता करेंगे। हमारे साथ जो मौजूद मेहमान शख्सियत शरीक गुफ्तगू हैं, उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन किया है खुर्रम परवेज साहब ने। राजा खुर्रम परवेज साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा है। आपका बहुत शुक्रिया राजा खुर्रम परवेज साहब। हमें ज्वाइन किया राना एहसान अफजल खान साहब ने, मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर हैं ऑन इकोनॉमी। आपका बहुत शुक्रिया। हसनात मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, मारूफ कोर्ट रिपोर्टर हैं, तजियाकार हैं, इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। हसनात, आपका भी बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करना चाहूँगा राजा खुर्रम परवेज साहब आपसे। सर, ISPR की प्रेस रिलीज से बात का आगाज़ कर लेते हैं। बड़ा दो टोक और वाज़ेह पैगाम सामने आया है और कहा गया है, जो मेरे ख्याल में सबसे अहम नुक्ता है, जो मुझे इस प्रेस रिलीज में लगा, जो ऑपरेटिव पार्ट है, कि कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा कि वक्त आ गया है कि 9 मई के मनसूबा साजों के खिलाफ कानून की गिरफ्त को मजबूत किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवर भाई, बहुत शुक्रिया। आज जो फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हुई, जिसका आपने जिक्र किया, उसका जो एलामिया सामने आया, जो हमने और आपने सुना, इट्स अ वेरी लाउड एंड क्लियर मैसेज जी। बड़ा वाज़ेह पैगाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने रियासत पाकिस्तान पे हमला किया 9 तारीख को। और अनवर भी एक बात जहन में रखिएगा, बहुत सारे शकूक व शुबात पैदा किए जा रहे थे सोशल मीडिया पे और बाकी चैनल्स पे भी बात की जा रही थी कि शायद ये बंदा इन्वॉल्व है, ये नहीं है, सबूत पूरे नहीं हैं, बेगुनाहों को शामिल तफ्तीश किया जा रहा है या गिरफ्तार किया जा रहा है। ये बात भी बहुत चलती रही। तो आज के इस एलामिया ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद जो हैं, चाहे वो जियो फेंसिंग है, चाहे वो वीडियो फुटेज है, चाहे वो ऑडियो फुटेज है, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। और मेरी ज़ाती राय में ये ओपन एंड शट केसेस हैं, इनकी तो घंटों में फैसले होंगे। अच्छा। क्योंकि जब कैमरा एक चीज़ दिखा रहा है, ऑडियो एक चीज़ आपको बता रही है और जियो फेंसिंग से आप पता लगा रहे हैं कि इस मखसूस वक्त पे ये लोग उस जगह मौजूद थे और राब्ते में थे, तो मेरे ख्याल इसके बाद तो कोई शक नहीं रह गया। और दूसरी बात जो मैं करना चाहूँगा, 9 मई को जो हुआ है वो गैर मामूली था, मामूली वाक़या नहीं था। मैंने और आप
हमारी आंखों ने जी। ऐसा कोई मंजर पहले नहीं देखा था। हरकत में आना था रियासत को, और रियासत ने अपना अब रिस्पॉन्ड करना था, वो टाइम आ गया और मेरा ख्याल अब जल्दी फैसले होंगे। जल्दी फैसले होंगे। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मारूफ तजिया निगार हैं। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब। मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारे व्यूअर्स को कितनी अहम थी ये फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें मैंने बताया कि आर्मी की पूरी लीडरशिप मौजूद थी, और जो पैगाम आया है आपके लिए इसमें सबसे अहम नुकात क्या हैं जो ISPR की प्रेस रिलीज है? डॉक्टर मारिया साहबा। बहुत शुक्रिया अनवार आपके सवाल का। मेरे ख्याल से ये देखें, इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि आईन पाकिस्तान, जब आप आर्टिकल 5 को देखते हैं तो ये बात वाज़ेह तौर पे कहता है कि हर पाकिस्तानी शहरी पे वफादारी रियासत के साथ लाज़िम मुलज़म है जी। और आर्टिकल 6 जो है ये कहते हैं कि जो लोग इसके खिलाफ गद्दारी करेंगे वो गद्दारी के मुर्तकिब। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी अफवाज एक रियासती अदारा है। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकारी अफवाज जो है रियासत की नुमाइंदगी करते हैं। तो जब आप एक मुनज़्ज़म तरीके से रियासत के खिलाफ अमल पैरा होते हैं और उसके बाद इस किस्म का जुर्म मुर्तकिब करते हैं, जो ना सिर्फ कानून के मुताबिक गद्दारी के ज़ुमरे में आता है लेकिन आपको रियासत के दुश्मन के तौर पर दिखाता है, तो जाहिर है फिर रियासती अदारे के खिलाफ जो है बरसरे अमल आपको काम करते हुए नजर आए। आज जो फॉर्मेशन कमांडर की जो कॉन्फ्रेंस है जो चीज़ वाज़ेह कर रही है, पहली बात तो ये कि जब आप आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं तो जाहिर है आइन हरकत में आता है। जी। दूसरा ये कि रियासत का और रियासत के अदारों का ये एक इज्तिमाई फैसला है, ये किसी फर्द वाहिद का फैसला है। तीसरा ये कि अगर आप पाकिस्तानी शहरी हैं तो ये मुमकिन नहीं कि आप पे आइन पाकिस्तान का इतलाक ना हो। और सबसे आखिर में लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो पाकिस्तान की डेफिनेशन है जिसे कहते हैं ना कि एनिमी ऑफ द स्टेट क्या है, यानी कि दुश्मन अनासर क्या है और कौन है, इसकी जो वजाहत है वो आपकी आइन की शिकों में भी है। और साथ उसके साथ साथ जो आप दहशतगर्दी की डेफिनेशन देखते हैं तो आर्टिकल 6 और 7 की बात वाज़ेह करते हैं तो वो लोग जो तरगीब दें कि किसी तरह इंतशार फैले, या वो लोग जो मुल्क के अंदर फितनाबाजी इस किस्म की मुख्तलिफ जो मामला हैं उनके साथ इक़दाम के साथ मुंसलिक हों, तो वो दहशतगर्दी का ज़ुम्मेदार है। अच्छा। ये जो चीज़ें हैं ये वाज़ेह हैं और ये इस बात की अक्कासी करते हैं कि जो कुछ होगा अब वो आइन के मुताबिक होगा और लोगों को अपनी तमाम अमाल पे जवाब दे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा जो होगा वो आइन के पाकिस्तान के तहत होगा। बात आर्मी एक्ट जो है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, वो हमारे आइन में ही वो है, इस वक्त मौजूद है। लेकिन ये भी सामने जो नुकता अहम आया कि तमाम तर फर्जी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। हमने देखा कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अनासर जो बैरून मुल्क मौजूद हैं, वो इसे ह्यूमन राइट्स वॉलेशन के जुमरे में लेकर आ रहे हैं कि सिविलियंस की जो है वो मिलिट्री कोर्ट में जो है उनका ट्रायल होगा। और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा था, बड़े खुलम खुला उन्होंने गुफ्तगू की थी। आप इस हवाले से क्या कहेंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट है और उनकी कोशिश है कि वो उन्हें मिलिट्री कोर्ट में ट्राई करके उन्हें पाबंदी सलासल कर दिया जाए? अनवार, आपने बहुत अहम सवाल किया, लेकिन देखें हर चीज़ की ताकत कहीं ना कहीं से आती है। कुछ कवानीन ऐसे हैं जिनकी ताकत आईने पाकिस्तान से आती है। मैंने जो आपको आर्टिकल की बात की जो बुनियादी तौर पे कहता है कि आप हर शहरी पे पाबंद है कि वो रियासत से वफादार है, हुकूमत से वफादार नहीं, रियासत से पाकिस्तान से वफादार है। जब आप रियासत से पाकिस्तान से वफादारी की बात करते हैं और उससे गद्दारी की बात करते हैं तो ये वाज़ेह। दूसरी बात यह है कि जब आप आर्मी एक्ट की बात करते हैं तो आर्मी एक्ट भी जो है आइन के मुताबिक उसकी एक शिक से निकला हुआ है ना। ये तो मुमकिन नहीं है कि आप अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करें, उनकी रियासत के ऊपर हमलावर हो, उसके बाद आप कहें कि अगर हमें किसी सूरत की कानून पाकिस्तान के मुताबिक पाबंद किया जाएगा या जवाबदेही किया जाएगा तो इंसानी हकूक की पामाली है। देखिए मसला तो तब होता है अगर इनके पास राइट ऑफ कोर्ट ना होता, या आपके जो शवाहिद इनके खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे उन शवाहिद को रिफ्यूट करने के लिए इनके पास कोई जो है एक और लॉयर उनको प्रोवाइड ना किया जाता। आर्मी एक्ट के तहत भी जो है कोर्ट्स बनेंगे उसके अंदर भी इनके पास ये हक तो महफूज है। उसके बाद अगर आपके जो आइन है वो वाज़ेह करता है कि पाकिस्तान में 3 तरह के अदालती सिस्टम है, एक शरीयत लॉ है, एक आपके पास ATC कोर्ट्स हैं, एक आपके पास सिविल कोर्ट्स हैं और फिर आपके पास आर्मी कोर्ट्स हैं। ये सारी चीजें आपकी आइन से अखज़ करदा कवानीन से ऊपर मबनी। एग्जैक्टली नहीं है कि फर्द वाहिद का कोई फैसला है और उस फर्द वाहिद के फैसले के ऊपर कुछ चाहा उसको आपने बंद कर दिया। दूसरी बात है कि आपने जज्बात पे किया या आपने सियासी नजरिए के तहत किया। आप सियासी नजरिए के तहत इख्तलाफ राय जरूर रख सकते हैं,
लेकिन आप सियासी नजरिए के तहत रियासत और रियासत के अदारों के खिलाफ मुतहरक होने के बाद उसके लिए जवाबदेह ना होना ये मुमकिन नहीं है कि अब आप इंसानी हकूक की बात करें। जब आपने रियासत के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो ये कैसे मुमकिन है कि रियासती अदारे जब आप उसके लिए जवाबदेह करें तो आप कहें कि ये इंसानी हकूक की बात। ठीक, देखिए जो कानून है वो कानून का इतलाफ उसी तरह होगा और आप जो जवाब देंगे आप उससे होंगे जो इक़दाम आपने किए, जो हरकत की। उसके बाद फिर आपकी जो फर्दर पाकिस्तान के साथ सिचुएशन है, जब आप 5वीं तर्ज़ जंग की बात करते हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन ऑपरेशन इस्तेमाल किए जाते हैं और फिर ज़मीनी तौर पर कुछ हमले किए जाते हैं। जो चीज़ आपने देखी उसमें रियासत और रियासत के दरमियान, आवाम के दरमियान एक एतमाद के अंदर फुकदान पैदा करने की कोशिश। और अगर आप ये करते हैं तो ये इजाज़त नहीं दी जा सकती। आज आप सियासी दहशतगर्दी करेंगे, कल आप अस्करी दहशतगर्दी करेंगे, तो इसका मतलब है कि जो तमाम लोग जिन्होंने अस्करी दहशतगर्दी की उनको भी किसी ने फैलाया, किसी ने उनको पैसे दिए, किसी ने उनको तरगीब दी, किसी ने उनको ट्रेनिंग दी, किसी ने उनको अहदाफ बताए। तो क्या आप उनको बंद नहीं करेंगे कि आप एग्जैक्टली आम नुकता उठाए। जरा मेरे साथ रहेंगे, बच्चों राना एहसान अफजल साहब को भी शामिल गुफ्तगू करता हूँ। डॉक्टर साहब मेरे साथ रहेगा। डॉक्टर राना एहसान साहब सर हवाले से क्या कहेंगे, योर थॉट्स, फिर हम आगे चलते हैं। आपकी क्या राय है? और ये तासुर भी बड़ा क्लैरिटी के साथ आया है इस प्रेस रिलीज से कि तो आर्म फोर्सेज जो है दे आर वन एंड यूनाइटेड, क्योंकि एक ये मनफी तासुर भी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, परसेप्शन क्रिएट की जा रही थी कि शायद जो है कोई खुदा ना खास्ता बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि कोई डिवीजन है। लेकिन आज जो ये फॉर्मेशन कमांडर की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद और उसके बाद ये प्रेस रिलीज इस बात को वाजे करता है कि हमारा जो इदारा है फौज का वो यूनाइटेड है अंडर द लीडरशिप ऑफ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब। देखें जी, जो फॉर्मेशन कमांडर्स की आज जो कॉन्फ्रेंस हुई है उससे एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि अफवाज पाकिस्तान में क्लैरिटी है कि 9 मई को क्या हुआ और उसके साथ डील कैसे करना है। दूसरा देखें, सियासी एंड के ऊपर जो जमात इस साने के साथ लिंक की जा रही है वो डिनाइल में है और वो इल्जामात एजेंसियों पे लगा रही है, वो इल्जामात और जमातों पे लगा रही है और खुद जिम्मेदारी का एहसास नहीं कर रही। फिर वो जमात जो है वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर एक नया प्रोपेगेंडा कर रही है कि शायद कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है और ये जानते बूझते हुए कोई एक पार्टी को मुनज़्ज़म तौर पे तोड़ने की साजिश की जा रही है। देखें, ये बड़ा खतरनाक है। 9 मई की जो भी वाकयात हुए उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और वो जिम्मेदारी अगर आप नहीं भी लेते तो फिर उसके बैकग्राउंड में बहुत सारे शवायद हैं जिनको आप झुटला नहीं सकते। आप जो बातें आप 1-1.5 साल से करते रहे, आप जो जहन साजी करते रहे, जो नफरत के बीज बोते रहे, उससे आप सिर्फ अब यू टर्न लेने से वो ये सफाई नहीं हो जाएगी। पाकिस्तान में वैसी कल्चर है कि मिट्टी पाओ आगे चलो, लेकिन देखें कुछ चीजें होती हैं जहां आपको स्टैंड लेना पड़ता है क्योंकि वो डिफाइनिंग मोमेंट्स होती हैं। ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है कि आप सियासत करें, लेकिन अगर आप सियासत ये करेंगे कि जानवर जो है वो न्यूट्रल नहीं होते, आप मेरी सपोर्ट करें और आप उस बयानिए के ऊपर इतना ज्यादा आप नफरत के बीज बोएं कि एक ऐसा नतीजा आए कि आग लग जाए मुल्क के अंदर, तो फिर कोई लिमिट होनी चाहिए सियासत के अंदर, बाउंड्रीज होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि बड़ी क्लैरिटी थी और इसी क्लैरिटी ये जो मॉडल हुई चीजें पिछले कुछ दिनों में जो प्रोपेगेंडा के साथ, वो मैं समझता हूं अब फिर से हम एक क्लैरिटी के साथ खड़े कि वी नीड टू पुट टू टास्क ऑल दोज एलिमेंट्स जो इसकी अबेटमेंट में, इसकी प्लानिंग में, इसकी एग्जीक्यूशन में शामिल है। ठीक, आपने सही कहा कि जो इसकी अबेटमेंट, इसकी एग्जीक्यूशन में शामिल है। हसनात मलिक से भी जानना चाहूंगा। हसन, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप इस हवाले से बताइएगा आपके क्या थॉट्स हैं। ज़ाहिर बात है एक अहम तरीन इदारे की जानिब से प्रेस रिलीज आई है और 9 मई पे हमने देखा कि ज़्यादातर जो फोकस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का वो फौजी तनसीबात, शोदा की यादगारें और जिना हाउस, कोर कमांडर हाउस या GHQ, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, 9 मई को तो खुद उन्होंने 9/11 डिक्लेयर किया है, फौज ने डिक्लेयर किया है कि 9/11 था। अब 9/11 के बाद क्या हुआ, तो ये चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और आज की प्रेस रिलीज मेरा ख्याल है उन लोगों के लिए मैसेज है जो अभी भी कोई उम्मीद लगा के बैठे थे कि मे बी जो है वो PTI उन्होंने छोड़ तो दी लेकिन वो किसी और पार्टी की तरफ नहीं, अभी वेट एंड सी कर रहे थे। अच्छा, तो उनको आज मैसेज चला गया है कि नहीं, अभी जो है ये हमारी अभी मज़ीद जो है वो अग्रेसिव पॉलिसी होगी, तो उससे बड़ा वाज़ेह अब मैसेज चला गया है। मेरा ख्याल है कि जो इनके कैंडिडेट जो थे MPs पंजाब असम्बली के, इसके अलावा जो MNAs थे,
तो मेरा ख्याल है अगले अब 2 हफ्ते में देखना होगा कि वो कहाँ जाते हैं। क्या वो जो जहांगीर तरीन साहब की जो जमात बनने जा रही है उधर जाएंगे, चाहे वो नून लीग पीपल्स पार्टी में आएंगे, तो ये अब शाह महमूद कुरैशी साहब की हाथ भी हुई है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने निकलते हुए अडियाला जैसे जब निकले तो उनका इंसाफ का झंडा मैंने थामा हुआ है। उनका जो यूरोपीय यूनियन में भी और आगे अपने पेनिट्रेशन कर रहे हैं वहाँ, जो एक और उनका था वो था जुडिशरी पे उनका तकिया था कि जुडिशरी जो है जिसकी वजह से उनको सपोर्ट मिल रही थी, और एक सेक्शन बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो जो आप कहें कि पनामा लीग से लेके अब तक उनको सपोर्ट करता रहा है, वो उनको उम्मीद थी कि वो उनको इन मुश्किल में जो है वो निकाल देगा। लेकिन 9 मई का वाक़या इतना बड़ा है कि जुडिशरी भी अब कर कुछ नहीं सक रही, उनको सपोर्ट नहीं कर पा रही, और उनकी ख्वाहिश भी हो कुछ जजेस की तो वो नहीं कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। मैसेज बड़ा क्लियर है। एक तो जुडिशरी ने भी जो इलेक्शन मैटर है वो इस तरीके से हैंडल किया कि वो जो डिवीजन है इस वक्त जुडिशरी में वो इतनी ज़्यादा है। लेकिन आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जो 14 मई का फैसला है इलेक्शन के इनेकाद का वो तारीख का हिस्सा है, और वो पिटीशन भी लगा दी है उन्होंने। देखिए वो एक है जजमेंट एंड ऑर्डर्स कानून के हवाले से जो अब पिटीशन दाखिल हुई उसके साथ क्लब कर दिया। बिल्कुल 2 दिन से हम देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि असर्ट करें इस हवाले से, और 9 मई 9 में जो एक सूरत हाल थी वो रिवाइव हो और वो इलेक्शन की बात करें। लेकिन मेरा ख्याल है जो आज की प्रेस स्टेटमेंट आई है ये, और इसके बाद जो इंटरनली सुप्रीम कोर्ट में उनकी सिचुएशन है, वैसे ही 8-7 की डिवीजन है और 2 जज की अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है। आज भी उस हवाले से बड़ी बहस मुबाहिसा हुआ सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जजेस के दरमियान। तो चीफ जस्टिस साहब जो बज़ाहिर लग रहा है कि वो जो एक प्रेशर है उन पर वो बड़ा मुश्किल है कि उसमें वो कोई रेस्क्यू कर सकें, और अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जजेस में भी ये रियलाइजेशन है। डॉक्टर साहब आप क्या इस हवाले से कहेंगे? आपका बड़ा एक्सपोजर है, ये जो बात की हसनात ने भी और हमने देखा भी कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंटरनेशनल मीडिया वेस्टर्न मीडिया को बहुत अपने इंटरव्यूज़ दिए और उसमें इस बात को हैमर करते गए, जैसे इन्होंने भी बात की, और अमेरिका और उनके जो पीटीआई के ओवरसीज चैप्टर्स हैं वो आउटरीच भी कर रहे हैं। यूएस सेनेटर्स की जानिब से भी पिटीशन आई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब को इंटरनेशनल मीडिया ने भी बात उठा रहे थे। इस पर आपकी क्या राय है? और इस पर भी आज एसपीआर की जानिब से आया कि जो फर्जी तौर पर ह्यूमन राइट्स की वॉलेशन की बात की जा रही है, ये तमाम कोशिशें बेसूद साबित होंगी। पहली बात तो ये सोचना कि कोई भी सियासी लीडर अपने सियासी मफाद के लिए, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप इस किस्म के बयान करते हैं तफसील बैन अक़वामी मीडिया से करते हैं, इसका मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ किसी असूल पर बात कर रहे हैं। आप ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको मराद चाहिए होती है या आपको कंसेशन चाहिए। दूसरी बात ये कि इससे आप अपने मुल्क के खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियां लगवाना चाहते हैं। तो जब आप इस किस्म की खबरें निकालती हैं तो जाहिर है जैसे पाकिस्तान का GSP प्लस है या बाकी जो तमाम के साथ ही बाकी जगह पे, तो इन्होंने ये तमाम ह्यूमन राइट्स की जो चीजें हैं उनके साथ इक़्तिसादी पाबंदियां चाहे जिसको कहते हैं नॉन टेरर बैरियर्स, गैर रवायती जो पाबंदियां हैं वो लगाई जाए ताकि मुल्क पे मईशी जो है दबाव डाला जाए। पाकिस्तान की मईशत पहले ही बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है, और अगर आप उसके ऊपर अपनी सियासी मफाद के लिए मुल्क को दाव पे लगा दें, करोड़ों लोगों की जो मईशी माशी मुस्तकबिल है उसको दाव पे लगाते हैं, तो ये सोचना समझ है। दूसरी बात यह है कि अगर आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करते हैं तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन तब अगर ये कानून के मुताबिक ना हो या लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक ना हो। देखिए आईन पाकिस्तान इस पे वाज़ेह है। आईन पाकिस्तान एनिमी ऑफ द स्टेट को भी डिफाइन करता है कि दुश्मन क्या है, कौन कैसे है और क्या कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप वजाहत नहीं है कि दुश्मन क्या है, या आपका तरीका अमल भी वाज़ेह नहीं। तरीका अमल भी वाज़ेह है कि अगर आप एनिमी ऑफ द स्टेट में आते हैं या आप मुल्क के खिलाफ आप किस तरह आपको डील किया जाए। दूसरी बात है कि अफवाज पाकिस्तान का ये काम है कि आप अंदरूनी और बैरूनी जो दुश्मन हैं उनके खिलाफ जो पाकिस्तान को महफूज रखें, पाकिस्तान की सरहदों को और पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह जंग को। ठीक, डॉक्टर साहब आपका नुक्ता आ गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे साथ अपना नुक्ता नज़र पेश किया। व्यूअर्स एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो अब हम ज़रा थोड़ा से जो दीगर टॉपिक्स हैं, आसिफ जरदारी साहब ने जो आज गुफ्तगू की है और मईशत की बात हो रही है, फिर जहांगीर तरीन साहब की जमात की भी बात हुई, सियासत किन खतूत पे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इस पर गुफ्तगू कर रहे होंगे। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए।
बच्चे बेराह रवी का शिकार हैं उसमें कहीं ना कहीं वालिदैन की कहीं कोताहियाँ भी मौजूद हैं। हमारे वालिद एक जुमला कहा करते थे कि वक्त को कभी ज़ाया मत करना, वक्त को ज़ाया किया तो वक्त तुम्हें ज़ाया कर देगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। रिसर्च से ये पता चलता है कि जो वालिदैन की तरबियत है, तालीम और तरबियत, ये दोनों चीज़ें मिलके ही बच्चे की पर्सनालिटी को बनाती हैं। पेरेंट्स और हमारे बीच में हम ये गैप किस तरह कम कर सकते हैं? मतलब ज़्यादातर ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पे हमारे इतने ज़्यादा दोस्त होते हैं कि हम उनसे ही तकरीबन चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इल्म वाले जिनकी हम तारीफ़ करते हैं अपने माँ बाप की या उन बच्चों की जो पुराने वक्तों की है, उसमें था क्या? उसमें तालीम नहीं थी उनके पास इल्म था, उनके पास तरबियत थी। जब हमें किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है, हम आपकी तरफ देखते हैं। आपका असल हदफ क्या है सबाद्दीन? हम एक चाल चलेंगे। इस बार खेल हम तरतीब देंगे, वो जाल में फंस जाएंगे। नाइब से तमाम इख्तियारात वापस ले लें। खालिद, तुम ये क्या कर रहे हो? अब वक्त आ गया है कि हम अपना खोया हुआ इलाका वापस हासिल करें। गैर मुल्कियों के खिलाफ हमले हो रहे हैं। क्या ये तंजीम रियासत की मदद करने की कोशिश कर रही है? ये हमारी मदद करने का तरीका नहीं, बल्कि ये साजिश है आप रियासत से गद्दारी है। बाबा को अब इस खेल में शामिल करने का वक्त आ गया है। ये दुश्मन की एक चाल भी हो सकती है। अब्दुल हमीद के पास मौजूद तमाम शवाहिद बाबा की तरफ निशानदेही करते हैं। महमूद पाशा, ये हमारी हकीकतन जीत होगी। आपने गुस्ताफ को गोली क्यों मारी? क्योंकि वो गद्दार है। मैंने ये सब मंसूबे तुम जैसे बच्चे के खराब करने के लिए नहीं बनाया। वक्त आ गया है पाशा। दरगाह में जिक्र करने वाले मुसलमानों पर बमबारी की जाएगी। वेलकम बैक। खुर्रम परवेज साहब, सर आसिफ जरदारी साहब ने आज मईशत पर भी अपना विजन शेयर किया। उससे पहले भी उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों की हुकूमत है पीपल्स पार्टी की तो $100 अरब पाकिस्तानी फॉरेन रिजर्व्स वो कर देंगे। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी अपना एक विजन भी शेयर कर रही है, बजट की भी आमद है, अपना इनपुट भी दे रहे हैं। ये जो बजट आ रहा है, क्योंकि आप इस वक्त भी जो मौजूदा हुकूमत है उसके कोलिशन पार्टनर्स हैं। योर टेक सर। अनवर भाई, इस बात का जवाब देने से पहले मुख्तसर सी बात करना चाहूँगा। पहले बात हुई अदलिया में तकसीम के हवाले से। जी देखिए, जो सियासत का खेल है ना जी, इसमें रूल ये है कि मैं अपने आप मुखालिफ से अपने आप को बेहतर साबित करूँगा, लोग मुझे वोट देंगे। तकसीम होती है, सियासी जमातों में तकसीम होती है, एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, सियासी मुखालिफ होते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के इंसाफ का सबसे बड़ा इदारा है सुप्रीम कोर्ट, उसमें तकसीम बहुत ख़तरनाक चीज़। सही है। ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की रियासत के लिए बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। और सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए और इख्तलाफात ख़त्म करने चाहिए। अगर इंसाफ का सबसे बड़ा इदारा ही तकसीम का शिकार है तो क्या हाल होगा इस मुल्क का? नंबर 1। नंबर 2, एक बात की गई कि तारीख लिखेगी कि इलेक्शन टाइम पे नहीं हुए, तो तारीख तो फिर ये भी लिखेगी कि लार्जर बेंच क्यों नहीं बनाया गया। जब पूरी कौम का मुतालबा था, जो मर्जी फैसला कर देते आप, लार्जर बेंच को कोई सियासी जमात, कोई मकतबा फ़िक्र चैलेंज ना करता और वो फैसला मन पूरा मुल्क कबूल कर लेता। अब मैं आता हूँ जरदारी साहब के लाहौर का दौरा बड़ा माशाल्लाह कामयाब जा रहा है। देखिए, पीटीआई के लोग भी साथ मिलाई जा रहे हैं जो आप छोड़ चुके हैं पार्टी। सर देखें, अब बहुत से सियासी तज्ज़िये करके मुकाबला जरदारी साहब और जहांगीर तरीन साहब, कौन ज्यादा इकट्ठे करेगा? अनवर भाई, गुजारिश ये है, देखें पीटीआई में सब लोग तो दहशतगर्द नहीं हैं, बड़े अच्छे पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, बड़े अच्छे हल्के वाले लोग हैं, पॉलिटिकल फैमिलीज के लोग हैं, बड़े अच्छे। हमारी, मैं मानता हूँ ये बात कि शायद पीपल्स पार्टी से ज़्यादा लोग थे जो पीटीआई की तरफ गए। तो अब ये केस टू केस देखा जाएगा पार्टी में, और सियासी जमातें हैं, दरवाजे खुले रहते हैं। जब पीटीआई में लोग जाते थे तब तो कहा जाता था आज फलानी विकेट गिर गई, ये हो गया। तो अब हमारी तरफ आ रहे हैं, तब भी ये पॉलिटिकल वर्कर का हक है कि वो किसी जमात में जाना चाहे। और जब ऐसे वक्त में, स्पेशली जिस जमात में वो था, उसने इस मुल्क के साथ क्या किया, इसकी रियासत के साथ क्या किया। आपने सवाल किया जरदारी साहब के हवाले से। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है अनवार भाई, आप इस चीज़ की गवाही देंगे, रिकॉर्ड गवाही देगा कि 2008 से 13 तक बड़ा बिजनेस बूम था इस मुल्क में। इंडस्ट्रीज चल रही थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स अच्छी थी, हमारा ताजर खुश था, हमारा बिजनेसमैन खुश था, हमारा दुकानदार खुश था। पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज़ जो थी उस वक्त, इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत अच्छी थी। आज भी जरदारी साहब ने जो बात की है चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, बिल्कुल ठीक बात की
जैसे उन्होंने जो माजी में बातें की वो सब सच साबित हुई। जब उन्होंने कहा था कि पीटीआई एक बबल है, ये बर्स्ट करेगा, याद है आपको? ये हुआ। उन्होंने कहा था कि एक दिन आएगा कि इस पीटीआई में कोई बंदा नहीं रहेगा, वो दिन भी आप देख रहे हैं हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि गिरना आपने खुद, हम आपको गिराएंगे नहीं, पर आप गिरेंगे, वो भी पूरी कौम ने देख लिया, अपने बोझ से आप गिरेंगे। तो आज उन्होंने जो बात की, और उसमें उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि पहले अपनी आवाम को खुशहाल करें, फिर टैक्स लोगों को तगड़ा करें और फिर टैक्स लगाएं। मतलब इतना फाइनेंशियल मसल तो उसको दें कि वो आपको टैक्स दे सके। अगर उसकी में इतनी सख्त रही तो टैक्स फिर लोग नहीं देंगे। तो ये पॉलिसीज बिल्कुल ये पॉलिसीज बननी चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है जरदारी साहब की जो विजन है, जो स्पेशली उनका इंटरेस्ट है, सीपैक देख लें, सीपैक पे जितने दौरे उन्होंने चाइना के किए इतने किसी ने नहीं किए, और उन्होंने बड़ी बुनियाद रखी इस चीज़ की। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मनसूबा अल्लाह करे कि वो बने, उसको शुरू करना, उसका सारा उसका विजन, वो भी जरदारी साहब का विजन था। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जरदारी साहब का जो एक बिजनेस एक्यूमेन है वो बहुत अच्छा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें मौका दे, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आए तो ये सारे बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल भी हम हल कर सकें। ठीक है। मैं अब चूंकि राना एहसान साहब का फोटे जो है वो इकोनॉमी है, राना साहब आजकल तो जरदारी साहब मईशत के बारे में बाकायदा लेक्चर्स दे रहे हैं। सर राना साहब, आपके लिए कोई खतरे की घंटी है? आप तो कहा जाता है नून लीग के पास सबसे मुस्तनद टीम है, इकोनॉमिक टीम। जरदारी साहब कह रहे हैं $100 अरब फॉरेन रिजर्व्स। कुछ कहेंगे राना एहसान साहब? मुस्कुरा रहे हैं आप। देखिए, ये तो अभी आगे तो इस चीज का फैसला नहीं हुआ कि जब इलेक्शंस होते हैं, जब भी होते हैं अक्टूबर या नवंबर में, तो हमने मिलके इलेक्शन लड़ना है या सेपरेट रखना है। तो ज्यादा चांसेस तो अभी तक इसी चीज के हैं कि हमने सेपरेट अपने जो है वो इलेक्शन लड़ने हैं। तो हर जमात को हक है जी कि वो अपना इकोनॉमिक प्लान रखे और उसको जो है उस पर डिबेट हो और लोगों को जो है वो कायल करें अपनी तरफ आने के लिए या अपनी सपोर्ट के लिए। देखिए, जो इकोनॉमिक डिबेट है पाकिस्तान में, बड़ी कम ऐसी डिबेट होती है जिसका कह लें कि एक प्रॉपर फॉर्मुलेशन के साथ वो डिबेट हो, उसको चैलेंज किया जाए। हमने ये भी देखा कि माजी के अंदर ये कहा गया कि 200 अरब हम लाएंगे, 100 अरब हम किसी के मुंह पे मारेंगे और 100 अरब से हम जो है बाकी डेवलपमेंट कर देंगे। तो अच्छी बात है अगर जरदारी साहब के पास कोई 100 अरब डॉलर से रिजर्व्स बढ़ाने का प्लान है, ये खुशाइन बात है। लेकिन डेफिनेटली सब लोग सुनना चाहिए। सवाल ये डूएबल है, प्रैक्टिकेबल है $100 अरब? देखें, अब जरदारी साहब को मैं तो समझूंगा कि अगर उन्होंने इतना बड़ा दावा किया है तो जरूर उनके पास कोई प्लान होगा। तो मैं इसको चैलेंज तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये सुनना चाहूंगा कि उसकी डिटेल क्या है। देखिए, इन हालात में आगे आने वाले दिनों में ऑब्वियसली पाकिस्तान में पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन उस पोटेंशियल को किस तरह आपने अनवाइंड करना है, किस तरह एक आपने जो सियासी हुकूमतें हैं वो फैसले नहीं कर पाती, उसके लिए क्या कोई एक ब्रॉडर पिक्चर पे कंसेंसस पैदा होता है कि वो फैसले हो सके। मिसाल के तौर पे अगर आपने प्राइवेटाइजेशन करनी है तो उसमें सियासी रुकावटें ज्यादा हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग ज्यादा है, जिस वजह से 75 सालों में हम वो नहीं कर सके। तो ये चीजें क्या तय पा जाती हैं? तो फिर तो देखें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है नहीं होती। अगर ये चीजें हो जाती हैं तो पाकिस्तान मेरे ख्याल से, मैं आपको यानी कि बड़ा दावा नहीं करूंगा, लेकिन 5-6 सालों में चीजें टर्न अराउंड हो सकती हैं पाकिस्तान के लिए, बहुत मेजरली हो सकती हैं। ये नामुमकिन नहीं है, ये बड़ा पॉसिबल है। लेकिन मैंने आपको जो उसके प्री रेक्विजिट्स हैं वो मैंने आपको बताया। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आपस में जमातों का कंसेंसस है एक ब्रॉडर पिक्चर के ऊपर, लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो इंडस्ट्री के लिए हो। तो बिल्कुल ऐसा पोटेंशियल पाकिस्तान में है कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी करें, हम अपनी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाएं, हम टूरिज्म भी डेवलप करें। उसके साथ साथ सिक्योरिटी बड़ा एक अहम पहलू है कि अगर आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी है, अगर आपने फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करने, तो उसके लिए आपको यहाँ एक टॉलरेंट सोसाइटी देनी पड़ेगी। देखिए, इनटॉलरेंस के अंदर जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं आते। मैं इस चीज की मैं तस्दीक इसको रेकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक फैक्ट बता रहा हूं कि मैं दुबई विजिट करने गया तो वहां के जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं उसके अंदर पोर्क भी अवेलेबल है। तो यानी कि कहने का मतलब कि जहां दुनिया की मुख्तलिफ कम्युनिटीज रहती हैं तो उनको उनके कल्चर्स के मुताबिक वहां फैसिलिटेशन जो है वो मौजूद है। तो एक टॉलरेंट सोसाइटी है। तो दुबई की सिर्फ जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो $150 अरब अट्रैक्ट करती है सालाना, क्योंकि वहां सेफ्टी है, वहां हर इंसान के लिए उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो इसी तरह ये सारे वो चीजें हैं जो पाकिस्तान अगर
इस तरफ चले तो ये मुमकिन है कि आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करें। मैं आपको सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर करनी होगी तो बिल्कुल पाकिस्तान में एक बहुत मैसिव पोटेंशियल। ओके सर, मैं दोबारा लौट के फिर शॉर्ट टर्म की भी बात करें, लेकिन हसरत मैं आपसे जानूं कि सियासी मंजरनामा आप क्या देख रहे हैं शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में? आपने देखा है जरदारी साहब जो हैं वो फ्रंट फुट पे हैं, आज भी कह रहे थे कि जी वोट दें फिर हम आपको जो है वो अपना लाएमल लेकर आएंगे। जहांगीर तरीन साहब भी एक्टिव हो गए हैं और कहा जा रहा है कि शायद नई सियासी जमात का नाम भी फाइनल हो गया है। PMLN जो है वो ज़रबत इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद की सबसे बड़ी जमात है, बजट देने चाह रही है। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब देखते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब इस हवाले से क्या रोल इख्तियार करते हैं, अदरवाइज़ वो तो इस वक्त टूट फूट का शिकार है। देखिए मेरा ख्याल है कि पहले जो है वो एक इंडिविजुअल जो है वो सारी सियासी जमातों के मद्दे मुकाबिल था और एक जमात यानी PTI। अब PTI तितर बितर हो रही है तो अब हर कोई अपने जो है वो उसने मैनिफेस्टो अपना मैनिफेस्टो बनाना है उसने और उस पर इलेक्शन लड़ना है। और जरदारी साहब बिल्कुल उनको अंदाज़ा है कि इन्फ्लेशन इस वक्त 75% लोगों का इशू ही सबसे बड़ा इलेक्शन इन्फ्लेशन है और अगला इलेक्शन भी आपका महंगाई पे लड़ा जाएगा। ये इलेक्शन जो अगला पिछला इलेक्शन जो था वो आप कहें तो वो करप्शन पे था, उससे पिछला बिजली पे था। तो ये पे इनको मार पड़ी जी बिल्कुल पार्टी को। हालांकि बहुत से लोग अब भी कहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है पीपल्स पार्टी के दौर में सबसे ज्यादा है। पीपल्स और जो कर्जे लिए गए फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा, कहते हैं कि कर्जे जो हैं वो PTI और नून लीग से कम लिए गए पीपल्स पार्टी दौर में। तो वो इनके नाकिद भी ये बात करते हैं। तो देखें अब हर कोई अपना, नून लीग भी अपना कोई अपना जो है वो मैनिफेस्टो तैयार करेगी। पंजाब उनका मेन गढ़ है और पंजाब के हवाले से उन्होंने अपना लाएमल देना है। तो मेरा ख्याल है कि जो लग ही रहा है कि आगे नेशनल गवर्नमेंट की तरफ जाएगा मामला। अच्छा, आप समझते हैं कि दोबारा कोलिशन गवर्नमेंट? मेरा ख्याल है मुल्क की वैसे इलेक्शन मौलाना फजल रहमान साहब ने बयान दिया कि PDM इत्तेफाक से फैसला करेगी कब इलेक्शन होंगे। जरदारी साहब ने फैसला किया, ये बयान दिया कि जब मैं चाहूंगा तो तब इलेक्शन। इत्तलात ये हैं कि जो कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज चाह रही हैं कि थोड़ा टेन्योर एक्सटेंड किया जाए, लेकिन अभी तक जरदारी साहब नहीं मान रहे। तो मे भी वो यही इसी वजह से इशारा कर रहे थे कि जी जो है वो मैं जब चाहूँगा तो ये भी एक वजह है कि भाई जब इलेक्शन और फिर प्रोविंशियल असेंबली। लेकिन कल हमारे शो में खुर्रम दस्तगीर साहब थे जो वजीर तवानाई, वो कह रहे थे कि जो नेक्स्ट ईयर का बजट आने वाला है उसमें इलेक्शन के फंड्स रख दिए गए हैं, क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ा इशू फंड्स का था कि जी फंड्स की कमी है, सिक्योरिटी है। तो खुर्रम दस्तगीर साहब तो हमारे शो में कह के गए हैं कि जी वो तो फंड्स रख दिए गए। इलेक्शन तो मेरा ख्याल है जो भी अगर होगा ज्यादा मार्च में हो जाएगा या फरवरी में, उससे पहले नहीं। लेकिन एक चीज़ है कि क्या इलेक्शन जो है मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के टेन्योर में होगा, वो 17 सितंबर को रिटायर होने, वो तो पॉसिबल नहीं लग रहा। अब ये जस्टिस काजी फाइसा के टेन्योर में, तो वो जो चीफ जस्टिस, ये अहम है जी, ये बात अहम है कि किस चीफ जस्टिस के टेन्योर में हो, और फिर जो चीफ जस्टिस होगा उसका उनकी क्या सोच होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर आप कोई एक साल एक्सटेंड या कुछ एक्सटेंड करते हैं तो वो चीज़ें ऑब्वियस बात है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होंगी, और वो जो बेंच बनेगा वो क्या कि जी इलेक्शन कराओ। ये तो ये सारा डिपेंड जो है वो अगले चीफ जस्टिस पे है कि इलेक्शन कब होंगे, मेरा ख्याल है। अच्छा, आपकी राय है। मैं खुर्रम साहब आपकी सर क्या इस हवाले से राय है? जरदारी साहब ने तो ये बयान दिया कि जब वो चाहेंगे, मेरे ख्याल में जो हसनात ने जिस तरह इशारा किया, क्योंकि फजल रहमान साहब का ये बयान आया था, नून लीग के जो लीडरान हैं उनसे जब हम बात करते हैं वो तो कहते हैं जी अगर 12 अगस्त को हमारी टर्म मुकम्मल हो रही है, उस वक्त तहलील हुई तो 60 दिन में हो जाएंगे, अक्टूबर में कुछ पहले हो गए तो फिर नवंबर में, इससे आगे नहीं जाएगा इलेक्शन। देखें इसमें अनवर भाई एक चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पीपल्स पार्टी का बड़ा एक स्टैंड रहा है कि टाइम पे आप इलेक्शन कराएं, जो टाइम बनता है 12 अगस्त को असेंबली अगर डिसॉल्व होती है उसके 2 माह के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए जी। लेकिन उसके साथ एक और सूरत हाल भी है जो जरदारी साहब का बयान आया, उसमें आप ये देखें कि इस वक्त इकॉनमी की जो सिचुएशन है, मुल्क की इकॉनमी टर्मोइल में है, सियासत टर्मोइल में है, जो हालात चल रहे हैं उसमें शायद ये हो सकता है कि अगर एक्सटेंशन की बात भी की जाती है कुछ अरसे के लिए तो वो भी आइन के अंदर ही दर्ज है, वो कोई गैर आइनी इकदाम नहीं है, वो कोई मावराए आइन इकदाम नहीं है। मखसूस हालात को देखते हुए गालिबन अगर मुझे सही याद आ रहा है तो 6-6 महीने के 2 टेन्योर ऐसे होते हैं जिसमें आप 1 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये आने वाला वक्त बताएगा, जूं हम करीब जाएंगे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी किस पे कैसे आगे बढ़ना है। नहीं वो तो आप ठीक है, वो तो आपने नुक्ता बता दिया कि जो आगे सिचुएशन जाएगी, लेकिन इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है
वो आप लोगों को सूट नहीं करेगी कि आप लोग इलेक्शन में जाएं? जैसे हसनात साहब ने कहा, जो आपके सबसे बड़े मद्दे मुकाबिल थे, वो तो सकत उनका तो शिराजा बिखर रहा है, तो आप लोग तो ऑलरेडी हुकूमत में, तो आपस में मिलकर इलेक्शन लड़ लेंगे या मद्दे मुकाबिल भी होंगे, लेकिन जरा वो फियर्स कंपटीशन तो नहीं होगा ना जो उस वक्त नहीं, ये तो आपकी बात ठीक है। 14 मई को जब इलेक्शन की बात हो रही थी तो बिल्कुल, हम तो 14 मई वाले के भी हक में थे। हम तो चेयरमैन साहब भी कह चुके हैं कि ये इलेक्शन कराने चाहिए हमें, और अब भी मैं समझता हूं कि टाइम पे इलेक्शन होने चाहिए, या अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे भी होता है सारी जमातों को बैठ के इस पे कंसेंसस करो, इलेक्शन में जाएं। हल इलेक्शन ही है, आपने फ्रेश गवर्नमेंट को लाना है और मामलात को आगे चलाना है। राना एहसान साहब, सर आपकी हवाले से क्या राय है इलेक्शंस के इनेकाद के हवाले से? कल जैसे मैंने खुर्रम दस्तगीर साहब को कोट किया, आपसे मैं जानना चाहूंगा व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि आपने भी बात की है, आपने जो बातें की इकोनॉमी की बेहतरी के लिए जरा लॉन्ग टर्म थी 4-5 साल की, तो आप भी चाहेंगे कि फ्रेश मैंडेट के साथ एक ऐसी हुकूमत है जिनके पास जरा लॉन्ग रन हो। आपको भी 13 माह मिले हैं और दूसरा बजट आप लोगों ने पेश करा 9 जून को, और ज़ाहिर बात है पिछली हुकूमत का बहुत सा जो लेगेसी थी और जो उनके इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसका इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर आया है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से राना एहसान साहब? देखिए, मैं समझता हूँ जो एक्सटेंशन की बातें हैं, आप अगर नेशनल असेंबली को या नेशनल गवर्नमेंट को एक्सटेंशन दे भी देते हैं, तो सूबाई हुकूमतों को तो मेरे ख्याल से एक्सटेंशन का कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो फिर 4 सूबों में इलेक्शन होंगे। ये सारे वो लीगल सवालात हैं जो जिनका जवाब इतना कोई आसान नहीं है, नंबर 1। दूसरा, मैं समझता हूँ कि हमारी जो जमात है विद इन पार्टी मीटिंग्स, हम लोग तो हदायत दे रहे हैं सारे कैंडिडेट्स को कि आप इलेक्शन की तैयारियां करें। देखिए, अभी 67 डेज बाकी हैं इस हुकूमत के, इस असेंबली के टेन्योर में, नेशनल असेंबली के टेन्योर में। बिल्कुल, अगर एक आधा दिन पहले असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो 90 दिन में इलेक्शन, अगर टेन्योर मुकम्मल करती है असेंबली तो 60 दिन में इलेक्शन, तो उसके मुताबिक तो डेट बनती है मिड अक्टूबर से लेके 1st-2nd वीक ऑफ नवंबर। तो हमें तो, मुझे तो यही लगता है कि बेहतर होगा, मेरा ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, और मैंने अपनी पार्टी के अंदर भी यही कहा है कि ये मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए बेहतर होगा कि इलेक्शन जो हैं वो टाइमली हों, पूरे 4 सूबों में और वफाक में इकट्ठे हों, तो ये बेहतर होगा। राना साहब, ये मुझे बताएगा, ठीक है आपका नुकता कि सर हमने देखा पीएमएलएन एक फेंस सिटर का इस वक्त रोल अदा हो रहा है। लाहौर में हम जो फीवरिश पॉलिटिकल एक्टिविटीज देख रहे हैं, जरदारी साहब की मुलाकातें, आज वो बिजनेस कम्युनिटी से खिताब कर रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब, नून लीग जो है वो खामोश बैठे हुए। सर क्या पॉलिसी है ये जो पंछी उड़ रहे हैं पीटीआई के, वो आप ही ले रहे? जो नून लीग की बस है ना, उसके अंदर अगर 50 सीटें हैं तो तकरीबन 70-80 लोग जो हैं वो वहां बैठने की कोशिश में हैं, और पीछे लाइन भी लगी हुई है बस में घुसने के लिए। अच्छा, अगर तो हमें कुछ लोगों को बस में घुसाना है तो हमें कुछ लोगों को सीटों से उठा के उनको बस से बाहर निकालना होगा, जो लोग कतार में खड़े इंतजार कर रहे हैं उनको भी धक्का देके साइड पे करना होगा, तो फिर जगह बनानी होगी। अच्छा, देखिए, बाकी जमातें जो हैं उनकी पंजाब के अंदर इतनी प्रेजेंस नहीं है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि उस प्रेजेंस को एनहांस करें। जो जहांगीर तरीन साहब हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एक जमात बनाएं, वो कितना कामयाब इस पे होते हैं, उनकी कितनी, उनके पास पॉपुलर मैंडेट है नहीं है, ये सारे अभी सवालात आगे के सवालात हैं। हमारा देखें पंजाब में पीटीआई से मुकाबला था, जिसका कह लें कि जो पत्ते हैं वो दरख्त से झड़ चुके हैं काफी हद तक, और 9 मई के बाद उनकी, मैं समझता हूं इमरान खान की पॉपुलैरिटी को अच्छा खासा धचका लगा है। तो ये जो 10-20-25% उनकी पॉपुलैरिटी का धचका जो उनको लगा है, उसके बाद पीएमएलएन समझती है कि हम 2/3 अक्सरियत से पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। 2/3 अक्सरियत से एडवांटेज, जी उसका वो तो ये खुर्रम परवेज साहब की जमात कह रही है कि अगला सीएम जाला होगा पंजाब का, आप 2/3 मेजॉरिटी कह रहे हैं सर। बस देखिए, उनका हक है कि वो क्लेम करें, बिल्कुल ये भी उनका हक है कि वो 100 अरब के ऊपर रिजर्व्स लेके जाएं, ये अनाउंस करें, वो ये सारे उनके हक है। वो अच्छा, इन हक को जो है वो, मतलब आपको यकीन नहीं है 100 अरब डॉलर वाली बात आपकी, आप कह रहे हैं? नहीं, मैं तो चले ठीक है, मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा सर। जी, मैं खुर्रम परवेज से जवाब लेना चाहूंगा, लेकिन जो हसनात साहब मुस्कुरा रहे हैं, हसनात साहब आप कुछ बताएं, आप भी ज़ाहिर बात है पंजाब से आपका ताल्लुक है, आप पीपल्स पार्टी बड़ी कॉन्फिडेंट है, वो कह रहे हैं हम 2/3 मेजॉरिटी लेकर जा रहे हैं, तो जहांगीर तरीन साहब भी पुराने खिलाड़ी हैं। देखिए, बिहाइंड द सीन तो लग रहा है कि सबने कुछ ना कुछ चीजें जो है आपस में एग्री की हुई हैं। अच्छा, हाँ, मुझे लग रहा है कि जो है वो इस तरह नहीं होगा कि ये सारा कुछ ये बात कर रहे हैं कि नून लीग में इस वक्त जो है वो बस फुल है। हाँ, वो उस बात में भी वजन है क्योंकि इनके कैंडिडेट इलेक्टेबल्स हैं पंजाब में इनके पास, इसमें कोई शक नहीं। पीपल्स पार्टी को एक स्पेस मिल रही है,
अब तीसरा मामला है जो वोट बैंक है पीटीआई का, हाँ, वो असल है कौन कि कैप्चर वो करेगा? कौन कैप्चर Very करेगा, और important point. वो जो लग रहा है बज़ाहिर अभी तक वो वोट जो है वो पीपल्स पार्टी और नून की तरफ नहीं जा रहा। उस वजह से जहांगीर तरीन साहब अब कितने इफेक्टिव होंगे, वो कितना वोट ले पाएंगे, या वो वोटर किधर जाएगा। असल वो चीज़ है कि वो वोटर जो है जो पंजाब में खासकर और केपी में वो वोटर किधर जाएगा। ये बड़ा आपने हसनात हम नुक्ता उठाया। खुर्रम परवेज साहब, देखिए सर, वोट बैंक और आज की स्टेटमेंट जो है मेरा ख्याल है वो अब वोटर को भी सोचने पे मजबूर करेगी कि अब लग रहा है कि जो है वो दूसरी तरफ भी देखें कोई। खुर्रम साहब, अनवार भाई, बात यह है कि हर सियासी जमात को यह हक हासिल है कि वो अपनी पोलिटिकल एक्टिविटी करे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात। पीपल्स पार्टी की बुनियाद शहर लाहौर में रखी थी भुट्टो शहीद ने, और ये गढ़ था पंजाब में बड़ी पंजाब वेव ही पीपल्स पार्टी की पंजाब से उठी और बाद में दूसरे सूबों में गई थी। तो हम इस चीज़ का भी इदराक रखते हैं कि कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं, कुछ एक इस 30, 40, 50 साल में क्या क्या कुछ हुआ हमारी जमात के साथ, किस तरह इसको तोड़ा गया, मोड़ा गया, पैट्रियट बनाई गई, लोगों को सजाएं, मतलब एक लंबी कहानी है ये। ठीक, हमें इसका इदराक है, हम पंजाब में शायद कमज़ोर थे, लेकिन अब जो हालात बनने जा रहे हैं, जनूबी पंजाब से बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं, लोग शामिल हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी रिवाइव कर रही है इंशाअल्लाह ताला। सेंट्रल पंजाब में भी बहुत अच्छा होगा, और मैं पुरुम्मीद हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी इस दफा पंजाब में आपको सरप्राइज देगी इंशाल्लाह। सरप्राइज देगी। चलिए ठीक है, हम वी विल कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। वक्त हमारा खत्म हुआ जाता है। राना एहसान अफजल साहब, आप ये सब स्टेटमेंट बांध के रख लें, वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी पंजाब में सरप्राइज देगी इंशाल्लाह। ये राजा रियाज साहब आपके शहर वाले पहले पीपल्स पार्टी में ही थे, मुझे लगता है पहले तो आप लोग का टिकट था, सर इस मुल्क में 80-90% लोग पुरानी पीपल्स पार्टी के निकलते हैं। कोई कहता है मेरा चाचा ताया मेरे फलाने पीपल्स पार्टी में थे। राना एहसान साहब के वालिद मोहतरम अल्लाह गनी के रहमत करे, उनका मुकाबला भी राजा रियाज साहब से होता है। उस वक्त तो पीटीआई में थे, लेकिन बहुत शुक्रिया। वी विश बेस्ट ऑफ लक जी आप लोगों को। जो पोलिटिकल पार्टीज अपने पोलिटिकल फॉर्चून्स बेहतर कर सकती है जरूर कर। राना एहसान अफजल साहब, राजा खुर्रम परवेज साहब, हसनात मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहबा का भी बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, सबसे अहम नुकता यह है जो आज ISPR की प्रेस रिलीज आई है, जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की सरबराही में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, इसका बड़ा दो टोक और वाज़ेह पैगाम है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये कैसे ट्रांसलेट होता है। इन तमाम नुकात पर हम इसका अहाता करते रहेंगे। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम 10 तक बड़ा इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।